नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक देखते हैं, डेट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हम उसे जज करने से पहले हम ये देखेंगे कि जब आप आम बोलचाल में की भाषा में किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में जजमेंट बताते हैं, तो आप ये बताते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, यह व्यक्ति ऐसा है से मतलब होता है इस व्यक्ति का पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है। व्यक्ति का स्वभाव, उसके हाव भाव, उसके परिस्थिति के पर्टिकुलर परिस्थिति में उसके रिएक्ट करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका व्यक्तित्व कहते हैं। यह व्यक्ति गुस्सेल है, यह व्यक्ति शांत है ना। तो परिस्थिति दोनों के साथ में एक जैसी, ए के साथ में भी यही परिस्थिति है और बी के साथ में भी यही परिस्थिति है, सराउंडिंग्स भी दोनों की सेम है, परंतु उस परिस्थिति में ए व्यक्ति कैसा कर रहा है, गुस्से से रिएक्ट कर रहा है, और बी व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है, बी व्यक्ति शांत से रिएक्ट कर रहा है। तो फिर हम ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति ए व्यक्ति का स्वभाव गुस्सेल है और बी व्यक्ति का स्वभाव शांत है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी होती है। और पर्सनैलिटी कुछ तो अंतर्निहित होती है और कुछ वातावरण से प्रभावित होती है। जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो जनरल में हम बात करें तो पर्सनैलिटी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा है बहुमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी जो व्यक्ति अपने अंदर चिंतन मनन करता रहता है, जिसकी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। बहुमुखी जो चपल होता है, चंचल होता है, उसे हम बोलते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व। हर व्यक्तित्व में कुछ कमियां होती हैं और हर व्यक्तित्व में कुछ खूबियां होती हैं। दोनों तरह के व्यक्तित्व में खामियां भी होती हैं और खूबियां भी दोनों में होती हैं। हम ये नहीं कहते कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है या बहुमुखी व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब जब हम प्रकार पढ़ते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है और बहुमुखी व्यक्तित्व क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह शुरू से ही कम बोलते हैं, उनका दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्शन कम होता है, उनका अपने विचारों को दूसरों में प्रकट करने का प्रकट कम तरीके से करते हैं। वहीं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, एक्स्ट्रावर्ड होते हैं, वो अपने जो विचार होते हैं उन्हें प्रकट कर देते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कम व्यवहारिक होते हैं। क्यों कम व्यवहारिक होते हैं? क्योंकि वह कम बोलते हैं और उन्हें ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता। चूँकि उन्हें ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता तो उनके लिए कहा जाता है कि वह, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, सामने वाला व्यक्ति से बात करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा आपके विचार क्या हैं और उसके विचार क्या हैं, है ना। जब आप बात ही नहीं करें तो वो क्या होता है, वो उनका एक अपने आप को लिमिट कर देते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन में लगाने के कारण वह कम व्यवहारिक माने जाते हैं सामाजिक रूप से। वहीं बहुमुखी व्यक्तित्व वाले, चूंकि उनका दायरा बहुत बड़ा होता है, उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है, वह समाज में ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए वह ज़्यादा व्यवहारिक माने जाते हैं। अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले चिंतन मनन में ज़्यादा लीन रहते हैं। चिंतन मनन में इसलिए ज़्यादा लीन रहते हैं कि वह अपने मन के भावों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वह बातचीत का एक दूसरे से कम करते हैं, वह कम व्यवहारिक होते हैं। क्योंकि उनमें ये सब गुण होते हैं इसलिए वह चिंतन मनन में, स्वयं के चिंतन मनन में ज़्यादा लीन होते हैं। वहीं बहुमुखी व्यक्ति के पास में ग्रुप्स इतने ज़्यादा होते हैं, बातचीत इतनी ज़्यादा होती है कि वह उनके पास चिंतन मनन के लिए, स्वयं के चिंतन मनन के लिए या किसी और व्यक्ति के चिंतन मनन के लिए भी समय नहीं रहता है, इतना वह चिंतन मनन ज़्यादा नहीं करते हैं। अंतर्मुखी वाले की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि होती है। पढ़ाई में इसलिए ज़्यादा रुचि होती है क्योंकि उनके का दायरा सीमित होता है, उनका दायरा सीमित होता है, वह समाज में कम उठते बैठते हैं, तो वह उनकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि होती है। वहीं जो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं,
उनका सामाजिकता की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि कम होती है। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा बोलने वाले, जो हमने ऊपर पॉइंट्स देते हैं देखें, ज़्यादा बोलने होते हैं, ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, चिंतन मनन में कम लीन होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनको सामाजिकता की तरफ ज़्यादा रुचि होती है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी पढ़ाई की तरफ रुचि होती है कि नहीं होती है, हम ये कह रहे हैं कि उनका रुचि का दायरा उस तरफ ज़्यादा जाता है। चूंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कम बोलते हैं, कम एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, उनका सामाजिक दायरा भी कम होता है, तो वह समाज में अपने पीयर ग्रुप में कम लोकप्रिय होते हैं। वहीं बहुमुखी व्यक्तित्व वाले, अब क्योंकि उनका दायरा बहुत ज़्यादा होता है, वह बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होता है, तो वह समाज में ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, वहीं बहुमुखी वाले व्यक्ति कम घबराते हैं। किसी भी परिस्थिति से, कोई परिस्थिति अगर सामने आ जाए तो अंतर्मुखी वाले कम ज़्यादा घबराते हैं। वो इसलिए ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनका दायरा सीमित होता है, उनकी सोच सीमित होती है, उनके दोस्त सीमित होते हैं, वह कम बोलते हैं, उनका इंटरेक्शन कम होता है, उनका विचारों का आदान प्रदान कम होता है, तो वह परिस्थिति से जल्दी घबरा जाते हैं। वहीं बहुमुखी वालों का दायरा भी बड़ा होता है, उनका विचार भी ज़्यादा होते हैं, उनका विचारों का आदान प्रदान भी ज़्यादा होता है, तो वह परिस्थिति को संभालना अच्छी तरह समझ जाते हैं, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति से कम घबराते हैं। बट ऑब्वियस जब वो दोस्ती ही नहीं करना चाहते हैं, दोस्ती कम करते हैं, बातचीत कम करते हैं, तो वह भीड़ भाड़ का एरिया को ना पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं। वहीं बहुमुखी व्यक्तित्व वाले भीड़ भाड़ वाले एरिया को, ग्रुपिज्म को, पार्टीज को, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अंतर्मुखी आदर्शवादी होते हैं, उनका बिल्कुल सेट पैटर्न होता है कि हाँ इस तरीके से कार्य करना होता है, जबकि बहुमुखी वाले यथार्थवादी होते हैं। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम इस तरीके को इस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज यथार्थवादी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं कि नहीं इस काम को इस तरीके से नहीं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे विचार हम ऐसे नहीं रख के हम हमारे कार्य को हमारे विचारों को चेंज करके हम हमारा लक्ष्य को इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम लक्ष्य को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कार्य जो कर सकते हैं वो कौन कर सकता है? बहुमुखी वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनमें यथार्थवादी ज़्यादा होता है, जबकि जो अंतर्मुखी होते हैं वह आदर्शवादी होते हैं। अंतर्मुखी कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत समय लगाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बहुमुखी वाले का डिसीजन बहुत अच्छा होता है या अंतर्मुखी वालों का डिसीजन अच्छा होता है, परंतु अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थोड़ा सा किसी भी कार्य करने के लिए जो निर्णय लेना पड़ता है, उनको निर्णय लेने के लिए कुछ ज़्यादा समय ले जाते हैं उनमें। क्यों? क्योंकि उनमें चिंतन मनन की भावना कुछ ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं अच्छा हमने ये डिसीजन लिया तो इसका ये इफेक्ट होगा, सेकंड डिसीजन लिया उसका इस तरीके से इफेक्ट होगा, हमें इस तरीके का डिसीजन लेना है जो हमारे आदर्शों को पूर्ण करते हुए कार्य करे, हमारे आदर्शों को किसी तरीके से नुकसान ना हो, अतः इनको निर्णय लेने में कुछ समय लगता है। वहीं चूँकि ये प्रैक्टिकल होते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, तो उन्हें डिसीजन लेने में कोई देर नहीं लगती, उन्हें क्षण में ही डिसीजन ले लिया जाता है। हाँ हमें ये कार्य करना है, हमें इस तरीके से करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं सोचते समझते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अंतर्मुखी और बहुमुखी वाले दोनों तरह के व्यक्तित्व होते हैं। दोनों तरह के व्यक्तित्व होना ही समाज को गाड़ी को चलाता है। ये नहीं हो सकता कि टोटली हर व्यक्ति बहुमुखी हो तो समाज की गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चले, या अंतर्मुखी हो तो ही समाज की गाड़ी अच्छी चले। ये समाज के दो पहिए होते हैं जिसको गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहियों की बहुत आवश्यकता होती है। अंतर्मुखी और बहुमुखी अलग अलग तरीके का व्यक्तित्व होता है और दोनों का होना समाज के लिए आवश्यक होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व का विभाजन किया है। स्प्रिंगर के अनुसार इस तरह के व्यक्तित्व बताए गए उन्होंने। सबसे पहला जिन्होंने श्रेणी विभाजन करा है उसके अनुसार ज्ञानात्मक व्यक्तित्व होता है। ज्ञानात्मक व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिनको ज्ञान लेने की
तीव्र इच्छा होती है, उनका टोटल मोटो होता है कि हम किस तरीके से पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दें। उनके लिए बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अखबार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें ज्ञान अर्जन करने की इच्छा होती है, वो टीवी पे भी सीरियल्स देखने की जगह नेशनल ज्योग्राफिक या इस तरह के सीरियल्स जो होते हैं जो कि ज्ञान को बहुत ज़्यादा अर्जन करने में मदद करते हैं, वह सीरियल्स या वह चैनल्स देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले को बोलते हैं ज्ञानत्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है कलात्मक व्यक्तित्व। कलात्मक व्यक्तित्व वाले वह होते हैं जिनको कला की प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होती है। कला में हम यही नहीं कहते हैं कि केवल ड्राइंग और पेंटिंग होती है। कला में विभिन्न तरह की, जैसे डिशेस बनाना एक तरह की कला है, नो डाउट ड्राइंग पेंटिंग एक कला है, कई बार मूर्तियां बनाना वो भी एक तरह की कला है, डांस वो भी एक तरह की कला है। तो जिनको कला की प्रति रुचि होती है उनको उनका कलात्मक व्यक्तित्व होता है। धार्मिक व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व होता है जिनको धर्म के बारे में रुचि बहुत होती है, उनको जो धार्मिक कार्य करने में जिनमें बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। यदि हम बच्चों को देखें तो हो सकता है कि जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखता है वो आगे जाके पुजारी या इस तरह का कोई धार्मिक व्यक्ति का बन सके। आर्थिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व वाला वह व्यक्ति होता है जिनको धन के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वह धन के प्रति ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है वो बैंकर है, इस तरीके का उनका आगे जाके भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो जिनको धन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो धन के बारे में ज़्यादा विचार कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जिनको राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि होती है उनको हम बोलते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व वाले पर्सन। आप देख ही सकते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व वाले, आप समझ ही सकते हैं कि राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं जिनको राजनीति में रुचि होती है। सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वह होते हैं जिनको सामाजिक कार्यों में, समाज के कार्यों में, समाज के उत्थान के कार्यों में ज़्यादा रुचि होती है और वह समाज में ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इस तरीके का विभाजन किया गया था स्प्रेंगर के द्वारा। अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारण हो सकते हैं, या व्यक्तित्व विकास कैसा होगा, या व्यक्ति का व्यक्तित्व, बच्चे का व्यक्तित्व किस तरीके से बनेगा, इस किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे प्रथम बात होती है शारीरिक रचना। बच्चा छोटा है, मोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, और उसके परिवार वालों का उसके शरीर की रचना के ऊपर क्या रिएक्शन रहता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि उसकी शारीरिक रचना अच्छी है, नो डाउट शारीरिक रचना सभी की अच्छी होती है, परंतु यदि परिवार में सभी जने गोरे हैं और एक बच्चे का रंग यदि सांवला आ गया है और उसको दिन प्रतिदिन उसको चिढ़ाया जाता है कि यह परिवार का सदस्य तो है परंतु उसका रंग सांवला है, तो बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है। बच्चे में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष यदि पाया जाता है तो बच्चा अंतर्मुखी होने लग जाता है, क्योंकि उसे यह लगने लग जाता है कि वह सामान्य बच्चों से उसमें कुछ अलग है, वह सामान्य बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता है, या जो सामान्य बच्चे हैं उसे टीज करते हैं उस बात के लिए कि हाँ आपकी शारीरिक संरचना इस तरीके से कुछ गड़बड़ है, तो वह जनरली अंतर्मुखी हो जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। बिल्कुल, यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ रहा है, तो वह बहुमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है वह घर के बाहर कम निकलता है, वह कम खेल पाता है, ठीक है ना। अब चूंकि वो घर के बाहर कम निकल रहा है, वह कम खेल पा रहा है, उसका जो दायरा है फ्रेंड्स का वो क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार किसी से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य उसके लिए बहुमुखी व्यक्तित्व की तरफ जाने की तरफ अग्रसित होने के लिए रोक लगा देता है। वह चीज़ों को लिमिटेड कर लेता है कि हाँ मैं यहीं तक ही मेरी लिमिटेशंस है, मेरा दायरा इतना ही है, अगर इस दायरे के बाहर गया, या शारीरिक स्वास्थ्य आप यूँ भी कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य उसको उस दायरे के बाहर जाने ही नहीं देता है। तो जिसका जितना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा उसका दायरा उतना बड़ा होगा और वह बहुमुखी व्यक्तित्व वाला होगा। वेशभूषा, वेशभूषा में आपका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से है,
आप किस तरह से ड्रेसअप होके बाहर निकलते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ जाते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो लोग बाग आपको, क्योंकि हम देख के किसी को तो पहचानते हैं, देख के तो हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो यदि ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, आपका तो आप जब समाज में जाएंगे तो आपको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आप पीयर ग्रुप में जाएंगे तो आपको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। परंतु ड्रेसिंग सेंस जो समाज के नियम कायदों के बाहर है, तो एकदम से आप उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा वह बच्चा, और वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उसके दोस्त आदि कम होगा, उसका व्यक्तित्व में जरूर कोई ना कोई कमी पाई जाएगी, या उसका बहुमुखी व्यक्तित्व नहीं होगा। बौद्धिक योग्यता जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है ना। अब जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनमें किसी चीज़ को समझने की शक्ति बहुत क्या होती है, तेज होती है। अब उनमें चूंकि समझने की शक्ति अच्छी होती है, तेज होती है, तो वो चीज़ों को, कंडीशंस को, परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ के उसके हिसाब से तुरंत रिएक्ट करते हैं, ताकि उनका टास्क, गोल कंप्लीट हो जाता है। तो जिनका बौद्धिक योग्यता जिनमें अधिक होती है, उनका बहुमुखी व्यक्तित्व होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। प्रारंभिक अनुभव, जीवन के प्रारंभिक अवस्था में किस तरीके का अनुभव होता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसे निकल के आता है। यदि परिवार में, समाज में हर जगह पीसफुलनेस है, तो बच्चा नो डाउट अच्छा व्यक्तित्व वाला निकल के आता है। परिवार में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, परिवार में एक दूसरे से सब जने प्रेम से मिलजुल के रहते हैं, सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, किस तरीके का पथभ्रष्ट नहीं होता है, तो उसका आरंभिक अनुभव जो होता है बच्चे का, वो बहुत अच्छा होता है। चूँकि प्रारंभिक अनुभव अच्छा होने से उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर में हर सामाजिक आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति, उच्च आर्थिक स्तर वाले, मध्यम आर्थिक स्तर और कम आर्थिक स्तर वाले, तीनों की जो पर्सनैलिटी होती है बच्चों की, या व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। जनरली ये देखा गया है कि चूंकि आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होने के कारण यदि उनका सोशलाइजेशन भी थोड़ा बहुत कम होता है कंपैरेटिवली उच्च आर्थिक व्यक्ति के, चूँकि उनके पास मनी बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास मनी होने से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाती है। चूँकि फैसिलिटीज़ और ये बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें उनका व्यक्तित्व थोड़ा बहुत अलग होता है, थोड़ा बहुत अलग निखर के आता है। आत्मभावना से तात्पर्य होता है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। यदि हमारे मन में ये निश्चित हो गया है, हमारे मन में दृढ़ निश्चय है कि आई एम वेरी गुड, तो नो डाउट आपका व्यक्तित्व इस तरह से निकल के आएगा। अगर आप कह देंगे नहीं मैं तो ये काम भी नहीं कर सकता, मैं तो ये काम में भी फेल हो गया, मैं तो ये काम में भी नहीं, तो आपको डिप्रेसिंग स्टेज की तरफ जाते जाएंगे और आपका व्यक्तित्व डल होता जाएगा। डल और ब्राइट व्यक्तित्व होने के लिए अपने मन में अपने प्रति तो कम से कम हमें अच्छा विचार लाने चाहिए कि हाँ, हम ये नहीं कहते कि गलतियाँ किसी से नहीं होती या कोई फेल नहीं होता है, हर बार गलतियाँ होती है और जो काम करेगा वही फेल होगा, और जो फेल होगा वही सीखेगा कि हाँ इस कारण से मैं फेल हुआ, मुझे इस कारण को हटाना है और मुझे सक्सेस की तरफ जाना है। तो हमारे मन में आत्मभावना अच्छी होनी चाहिए। यदि आत्मभावना अच्छी हो गई तो ब्राइट पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट है संस्कृति, सभ्यता। संस्कृति बहुत डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उसकी संस्कृति कैसी है, वह आपको क्या क्या चीज़ अलाउ कर रही है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। जिस हिसाब से डूज एंड डोंट्स होते हैं, जिस हिसाब से बॉयज़ को किस तरह से रखा जाता है, गर्ल्स को किस हिसाब से रखा जाता है, संस्कृति की क्या क्या कहती है उनकी, जिस हिसाब से संस्कृति होती है समाज की, उस हिसाब से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। रुचियाँ, ये हमने देखा था, स्पिंगर ने अभी बताया था कि ज्ञानात्मक व्यक्तित्व अलग होता है, कलात्मक व्यक्तित्व अलग होता है, इस तरह के अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। ये इस कारण से देखिए कि हमें हमारी रुचियाँ कैसी है, बच्चे की रुचि कैसी है। यदि बच्चे की जो रुचि है वह बुक्स पढ़ने की तरफ होगी तो उसका कौन सा होगा, ज्ञानात्मकता की तरफ व्यक्तित्व निर्माण होगा। यदि बच्चा ड्राइंग, पेंटिंग इस तरह में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कौन सा होगा, कलात्मकता की तरफ उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। खेल के साथ ही
पीयर ग्रुप का और खेल के साथी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जिस हिसाब से खेल होता है, जिस हिसाब से खेल के साथी होते हैं, उस हिसाब से बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि खेल के साथी बहुत ही सहयोग की भावना से खेलते हैं, बहुत अच्छी भावना से खेलते हैं, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, तो बच्चा अपने पीयर ग्रुप से वही चीज़ें लेता है जो अच्छी है। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप की तरफ बात करें कि बच्चे जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत क्रूअल ग्रुप है, उसमें सहयोग की भावना बिल्कुल भी नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, उसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, तो बच्चा उसी पथ पे चलेगा, तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी उस तरीके से हो जाती है। इसीलिए पेरेंट्स हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे का साथी किस तरीके का होता है। जिस तरीके का पीयर ग्रुप होता है, जिस तरीके से खेल के साथी होते हैं, उसी तरीके के पर्सनैलिटी का निर्माण होना चालू हो जाता है। परिवार का प्रभाव, बिल्कुल परिवार का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होती है। ये हमने यहाँ पे भी देखा कि प्रारंभिक अनुभव बच्चे के कैसे होते हैं। यदि बच्चा के प्रारंभिक अनुभव, क्योंकि बच्चा किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले किसे देखता है, परिवार को देखता है, परिवार के सदस्य गणों को देखता है। यदि परिवार के सदस्य गण अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ज़्यादा सामाजिक के हैं, बहुमुखी हैं, तो बच्चा भी उस तरह की पर्सनैलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है हम ये बात कह रहे हैं कि संभावना बढ़ जाती है, हो सकता है कि बच्चा अंतर्मुखी भी निकल जाए, परंतु परिवार जिस तरीके का होगा, नो डाउट बच्चे की उतनी ही उस तरीके की होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि परिवार समाज के साथ में सहयोग नहीं कर रहा है, तो बच्चे को क्योंकि अनुभव नहीं होते हैं समाज के साथ में किस तरीके से करना है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी उस तरीके की हो जाती है। तो परिवार का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। परिवार में अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी उस तरीके की होगी। बच्चे अगर परिवार में सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी उस तरीके से होगी। इसीलिए परिवार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे यहाँ पे, बच्चे को गढ़ने के लिए, बच्चे के निर्माण के लिए, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जन्म क्रम का प्रभाव, जन्म क्रम का से तात्पर्य होता है कि बच्चे का जन्म क्रम क्या है। बच्चा फर्स्ट चाइल्ड है, बच्चा सेकंड चाइल्ड है, बच्चा थर्ड चाइल्ड है। हम ये साइंटिस्ट ये कहते हैं जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है। क्योंकि जो प्रथम बच्चा होता है वह पेरेंट्स का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा लाड़का होता है, तो उसे शेयरिंग की आदत कम होती है। और सेकंड चाइल्ड होता है वो ऑलरेडी शेयर कर रहा होता है फर्स्ट चाइल्ड के साथ में अपने सभी कुछ, तो उसमें शेयरिंग की आदत ज़्यादा होती है। तो पर्सनैलिटी दोनों में अलग अलग होती है। ये देखा गया है एक ही माँ बाप के दो फर्स्ट बच्चा और सेकंड बच्चा सेम एनवायरनमेंट में है, परंतु फिर भी उनका पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। पहला बच्चा ये पसंद करता है, दूसरा बच्चा ये पसंद करता है। दैट इज जन्म क्रम का प्रभाव पर्सनैलिटी पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। विद्यालय, विद्यालय का तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में हम देखेंगे विद्यालय में पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, खेलकूद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। विद्यालय में स्टूडेंट्स किस तरीके के हैं, विद्यालय के टीचर्स किस तरीके से हैं, विद्यालय में स्कूल का और बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, बच्चे का और टीचर का रिलेशनशिप कैसा है, बच्चे के पीयर ग्रुप का रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। यदि सब तरीके से सब चीज़ अच्छा है, परंतु टीचर का और बच्चे का दोनों का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, टीचर ये चाहता है कि वह इस तरीके से अपने बच्चे को कहे कि आपको ये काम करना है, तो वह काम उसे करके ही लाना है, परंतु उसकी बच्चे की परिस्थिति जैसे कि स्वास्थ्य खराब होना या पेरेंट्स के द्वारा कहीं ले जाया जाना, किसी कारण से बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है, तो टीचर का बार बार रिपीटेडली उसको पनिशमेंट देना या बार बार टीचर का उसको क्या इस क्लास में कहना कि आपने ये काम नहीं करा, बच्चे पे नेगेटिव असर डालता है। अगर स्कूल में बच्चे के साथ में ये कहा जाता है कि आपका खेल कूद आप बहुत ज़्यादा करें, तो बच्चे का पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप हो जाती है। आजकल ये बहुत ज़्यादा स्कूल्स में करने लगे हैं, जैसे ABC सेक्शन होते हैं, तो बच्चे का शफलिंग कर देते हैं कि बच्चा एक ही बच्चे से दोस्ती न रखे। अगर A सेक्शन उसका फर्स्ट से लेके 5th तक चल रहा है, तो उसके जो ग्रुप होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। परंतु पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए स्कूल वाले आजकल ये करने लग गए हैं कि शफल करने लग जाते हैं कि अगर बच्चा एक से बहुत ज़्यादा दोस्ती करा तो उसका सेक्शन चेंज कर देते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा दूसरे व्यक्तित्व वाले बच्चे से दोस्ती करता है
और उसका व्यक्तित्व में निखार और निकल के आता है। क्योंकि अगर आप एक ही बच्चे से दोस्ती करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका दायरा सीमित होने लग जाता है ना। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का दायरा सीमित ना हो, तो बार बार सेक्शंस को शफल करते रहते हैं, तो इससे व्यक्तित्व का विकास में मदद मिलती है। तो विद्यालय का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चा अपना काफ़ी समय 7 से 8 घंटे विद्यालय में डिवोट करता है, विद्यालय में रहता है। तो विद्यालय का व्यक्तित्व निर्माण के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। खेलकूद का निश्चय बहुत प्रभाव पड़ता है। खेलकूद के प्रभाव में क्या होता है कि बच्चा जब खेलेगा कूदेगा तो वो अपना एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप में एक बच्चे के पास ये पॉइंट है, दूसरे बच्चे के पास प्लस पॉइंट ये है, तीसरे बच्चे के पास प्लस पॉइंट ये है। अलग अलग प्लस पॉइंट होते हैं हर व्यक्तित्व में, अलग अलग नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, जो प्लस पॉइंट होता है उसे तो एक्सेप्ट करने लग जाता है, और नेगेटिव पॉइंट्स को, क्योंकि पूरे ग्रुप के साथ में रहता है, तो उसे नेगेटिव पॉइंट को अवॉइड करना पड़ेगा। और खेल कूद से नो डाउट शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो नो डाउट पर्सनैलिटी डायरेक्टली अच्छी तरीके की तरफ बढ़ेगी। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि आप ये देखें कि आपका पर्सनैलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है, पर्सनैलिटी को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, अच्छे की तरफ हमारी पर्सनैलिटी को लिया जा सकता है।